गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सामाजिक विज्ञान का जो उपविषय है भूगोल, उसकी वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 29 है ये। और अगर डेट की बात करें कि डेट क्या है, तो डेट है 10/9/2020। जो भूगोल का पार्ट 4 है जिसका नाम है जलवायु, उसके विषय में हम पढ़ रहे थे। और उसके विषय में हम क्या बात कर रहे थे? लास्ट वीडियो में हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा था और ये ऋतुओं से संबंधित दूसरा भाग है। ठीक है, देखिए अगर हम साधारण भाषा में समझें कि ऋतुएं क्या होती हैं, तो जो ऋतुएं हैं वो हैं जिसमें हमें गर्मी, बरसात और ठंड का अनुभव प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? ऋतुएं कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। आप अपनी जो लास्ट वर्कशीट है जब आपने की होगी तो आप उसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं। ऋतुएं 4 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, एक होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है शीत ऋतु, एक होती है मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। ठीक है, जो ग्रीष्म ऋतु है और शीत ऋतु है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे मानसून के आगमन के बारे में। ठीक है, हमने मानसून के बारे में पढ़ा था कि मानसून क्या होता है। ये एक प्रकार की हवा होती है जो मौसम के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, मानसून के बारे में हमने जाना था और आज हम पढ़ेंगे मानसून का आगमन, कि भारत में किस तरह से मानसून का आगमन होता है। ठीक है, देखिए मानसून का आगमन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। देखिए अगर हम ग्लोब देखते हैं, ठीक है, ये ग्लोब है, मान लीजिए ग्लोब है और ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं मैं बनाऊंगी। ये हमारी 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है यहाँ पर, और ये क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ऊपर 66.5 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0.90 डिग्री। ठीक है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब ये थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं ऋतुओं के बारे में तो। ठीक है, ये हमारा 66.5 डिग्री सॉरी, और ये हमारा 90 डिग्री सॉरी, इस तरह का इसमें हाथ से बन नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो 0 डिग्री जो होता है वो सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होती है? विषुवत रेखा होती है। 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा होती है, और जो 23.5 डिग्री ये हमारा उत्तर, यानी कि ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है, तो जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री होती है वहाँ पर क्या होती है? कर्क रेखा, और जो साउथ में 23.5 डिग्री होती है वहाँ पर क्या होती है? मकर रेखा। देखो अगर मैं बात करूँ कि जो मान लो ये सूर्य है, ठीक है, छोटा सा बनाऊंगी मैं सूर्य, ये हमारा सन है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर देखो दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सन है। ठीक है, अब देखो जो सन होता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीध में पड़ती हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। वर्ष भर ये ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, लेकिन क्या होता है? सूर्य की किरणें उत्तर में खिसकने का और दक्षिण में खिसकने का एक समय होता है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो जब धीरे धीरे उत्तर में खिसकती हैं, यानी कि जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो वो जो समय होता है वो 21 जून होता है। ठीक है, 21 जून को वो समय होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो देखिए 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें होती हैं, 2 समय होते हैं, एक तो 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। दोनों दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। ठीक है, तो 21 मार्च, जैसे ही 21 मार्च आएगा तो सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत होगी? विषुवत रेखा पर लंबवत होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे 21 मार्च से हम आगे बढ़ेंगे, अप्रैल, मई, जून आते आते सूर्य की किरणें क्या है? उत्तर की तरफ खिसकने लगती हैं, और 21 जून आते आते जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी उस समय पर कहाँ होगी? कर्क रेखा पर होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे जैसे 21 जून खत्म होगा, यानी कि जून, जुलाई
और फिर जुलाई, फिर नीचे को होने लगेंगी सूर्य की किरणें जुलाई अगस्त, ठीक है। और जैसे ही सितंबर वापस से आएगा तो सितंबर में क्या होगा, सूर्य की किरणें फिर से विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगेंगी, ठीक है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। फिर क्या होगा, जब 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे सूर्य क्या होगा, दक्षिण की तरफ खिसकने लगेगा, ठीक है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहाँ पर दिसंबर आएगा तो सूर्य की किरणें जो होंगी मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। यानी कि 22 दिसंबर ऐसा दिन है जब सूर्य की किरणें क्या होंगी, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होंगी और यहाँ पर जो गर्मी होगी बहुत उस दिन बढ़ जाएगी। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। मार्च में स्टार्ट होगा और जुलाई अगस्त आते आते, सितंबर आते आते वापस से जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर हो जाएंगी। यानी कि एक बार सूर्य जो होगा उत्तर की तरफ खिसकेगा और एक बार जो सूर्य होगा वो दक्षिण की तरफ को खिसकेगा, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे साल का एक चक्र होता है सूर्य का। इसी कारण क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। यानी कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होंगी तो क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी और नीचे ठंड होगी मकर रेखा पर। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होंगी तो क्या होगा, यहाँ का मौसम बहुत गर्म होगा और यहाँ का मौसम ठंडा होगा, ठीक है। लेकिन ये तो मौसम है, ये हमेशा यहाँ पर गर्मी बनी रहती है। सिर्फ ये उत्तर और दक्षिण की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि सूर्य किस तरह से खिसकता है। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो क्या होता है, वो कभी सूर्य की किरणें उत्तर में लंबवत पड़ती हैं और कभी सूर्य की किरणें दक्षिण में लंबवत पड़ती हैं। आई होप आपको ये छोटा सा बात समझ में आ गई होगी। इसे एक दो बार सुनोगे तो ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसी के ऊपर हम पूरा टॉपिक ये कवर करेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो जो मानसून का आगमन है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मानसून का आगमन, ठीक है। मानसून का आगमन यानी कि जब मानसून आता है भारत में, यानी कि जब भारत में वर्षा होनी स्टार्ट होती है तब से इस समय की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट को पढ़ें तो देखते हैं कि जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो भारत है वो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी कि जो भारत है वो क्या है, आधा क्या है, आधा तो हमारा कर्क रेखा के नीचे है और आधा हमारा कर्क रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी कब होगी, सूर्य की किरणें कब पड़ेंगी, 21 जून को, ठीक है। यानी कि 21 जून से पहले ही जो दक्षिण भारत है उसमें गर्मी आ चुकी होंगी, ठीक है। यानी कि इस समय पर दक्षिण भारत में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ चुकी होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जून के प्रारंभ में, यानी कि जैसे ही जून प्रारंभ होता है तो उत्तरी मैदान, यानी कि जो मैदान है यहाँ पर, ये उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जो हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान होगा वहाँ पर दाब कैसा हो जाएगा, वायु का दाब वो निम्न हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर तापमान उच्च होगा तो दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा। अगर तापमान कम होगा तो वायु दाब कैसा हो जाएगा, अपने आप ही उच्च हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तर के महीनों में जैसे ही सूर्य की किरणें उत्तर के मैदान में पड़ेंगी तो यहाँ का जो वायु दाब हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो वायु दाब है वो कम कैसे हो जाता है। देखो, जैसे तापमान यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, गर्मी बढ़ती है यहाँ पर, तो यहाँ की जो हवा होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद हवा क्या होगी, गर्म होने के बाद हवा हल्की हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, जब आप गैस पर पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म करने के बाद जो भाप होती है वो क्या होती है, पानी की जो भाप बनती है वो गर्म होने के बाद ऊपर को उठती है। तो उसी तरह से जो यहाँ पर जो वायु होगी वो गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद क्या होगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होने के कारण वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी। और ऊपर उठने के बाद जो इसके नीचे का जो क्षेत्र होगा, यानी कि जो जहाँ से हवा खाली हो गई है, हवा ऊपर उठ गई तो उसके नीचे का क्षेत्र क्या हो गया, खाली हो गया। तो उस खाली क्षेत्र को भरने के लिए जहाँ पर वायु ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा है वहाँ की हवा उस स्थान को भरने के लिए आएगी। यानी कि अगर हम हवा की बात करें, कि पवन की बात करें कि पवन किस दिशा में चलती हैं, तो वो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि उच्च वायुदाब से
निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, ठीक है। जहाँ पर उच्च वायुदाब होगा हवाएं वहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी और कहाँ पर जाकर रुकेंगी, जहाँ पर प्रेशर लो होगा। तो देखिए यहाँ पर तो तापमान अधिक है, ठीक है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बन गया, यानी कि हवा ऊपर उठ गई, हल्की हो गई। तो लेकिन जो समुद्र है यहाँ पर जो तापमान है वो कम होता है, समुद्र का तापमान कम होता है, जिस कारण से यहाँ का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। इसीलिए जो यहाँ की हवाएं होती हैं वो किधर चलती हैं, ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की स्थिति बन जाएगी। सिर्फ इस लाइन में ये लिखा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तापमान उच्च होगा तो दाब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर दाब कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वहीं दक्षिण समुद्र, जो ये दक्षिण का समुद्र है, के ऊपर अपेक्षाकृत कम तापमान, यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर जो वायु का दाब होगा वो कैसा हो जाएगा, उच्च, यानी कि हाई प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही समझाया गया है कि यहाँ का तापमान कम होने के कारण यहाँ का जो वायु दाब है वो क्या होगा, वायु दाब उच्च हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि फलस्वरूप, यानी कि इसी कारण समुद्र में नमी युक्त, यानी कि समुद्र की जो हवाएं होंगी वो क्या होंगी, नमी युक्त होंगी। और नमी युक्त हवाएं जो हैं दक्षिण पश्चिम पवनों, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवने, दक्षिण और पश्चिम पवने स्थल भाग की ओर बहना शुरू करेंगी। यानी कि यहाँ पर उच्च वायुदाब होने के कारण जो हवाएं होती हैं वो निम्न वायुदाब की तरफ बहना स्टार्ट करेंगी, यानी कि इधर को चलना स्टार्ट करेंगी। और इन हवाओं में साथ में क्या होगी, नमी होगी। नमी क्यों होगी, क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो समुद्र के ऊपर से चलेंगी और समुद्र से ये क्या ले लेंगी, समुद्र से ये नमी ले लेंगी, ठीक है। अब अगर अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रारंभ में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर के पवन के सामने वाले भाग में ये नमीयुक्त पवनें भारी वर्षा करती हैं। पहले क्या करती हैं, ये जो नमी लिए होती हैं हवाएं, ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर, यानी कि ये हो गया पश्चिमी घाट, इसके दक्षिणी छोर पर ये क्या करती हैं, यहाँ पर भारी वर्षा करती हैं। और जो सबसे पहले जो वर्षा करती हैं वो केरल पे करती हैं। इन हवाओं से सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, केरल में होती है, ठीक है। और फिर क्या होती है, फिर ये जो पवनें हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक का है, देखो ये यहाँ पर क्या है, अगर ये देखोगे तो ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये पवनें, एक तो अरब सागर की धारा, ये पवनें एक तो अरब सागर की धारा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की धारा में विभाजित हो जाती है, यानी कि दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर की धारा में और बंगाल की खाड़ी की धारा में, ठीक है। और फिर क्या करती हैं, धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत को आच्छादित, यानी कि ढक लेती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, पूरे भारत में ये फैल जाती हैं, ठीक है। तिथि के अनुसार देखो, अगर हम देखें कि जो 1 जून है, 1 जून से भारत में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। और जो 1 जून है, सबसे पहले 1 जून में जो वर्षा होती है वो केरल में होती है, ठीक है। अगर हम देखें कि 1 जून को देखें तो ये केरल से स्टार्ट होगी, तमिलनाडु तक पूरी वर्षा हो जाएगी, ठीक है। अगर 5 जून की बात करूं तो 5 जून में ये कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वर्षा कर देंगी। और जैसे ही 10 जून आएगा, 10 जून में मुंबई, उड़ीसा होते हुए ये बिहार, पटना की तरफ चली जाती है, ठीक है। 15 जून आते आते गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश से नेपाल में चली जाएंगी। उसके बाद 1 जुलाई आते आते क्या होगा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में चली जाएंगी। और 15 जून को क्या होगा, ये 15 जून को गुजरात और पंजाब के कुछ भागों में पाकिस्तान में चली जाएंगी। गुजरात और पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से। और अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 1 जून में ये क्या करेंगी, 1 जून को मेघालय, मणिपुर होते हुए ये क्या करेंगी, म्यांमार की तरफ निकल जाएंगी। और 5 जून को ये क्या करेंगी, बांग्लादेश होते हुए नेपाल निकल जाएंगी, ठीक है। इस तरह से जो होता है ये पूरे भारत में फैल जाती हैं, ये जो हवाएं होती हैं, ठीक है, पूरे भारत को ये ढक लेती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इन हवाओं से सर्वाधिक जो वर्षा होती है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, देखिए ये जो राज्य हैं ये
सेवन सिस्टर्स बोले जाते हैं, और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। एक तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, और जो भारत के द्वीप हैं जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो सेवन सिस्टर यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में होती है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है या भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है, देखो ये भारत का राज्य है मेघालय। ठीक है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंती। ठीक है। जो खासी पहाड़ी है उसमें एक पठार है शिलोंग पठार, और शिलोंग पठार पर ही स्थित है मानसिनराम। ठीक है। मानसिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा पूछी जाए कहाँ पर होती है तो वो मानसिनराम में होती है। लेकिन अगर विश्व में भी आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये जो होती है ये भी मानसिनराम में होती है, जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है। अब देखो हम देखते हैं अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो वर्षा के विराम यानी कि वर्षा में विराम, वर्षा में विराम का क्या अर्थ है? वर्षा में विराम का अर्थ है कि जो मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है जिसमें क्या होता है? वर्षा ही रहित अंतराल होता है, यानी कि इस समय पर वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो मानसूनी गर्त है यानी कि निम्न वायुदाब जो होता है के अक्ष से खिसकने के कारण, यानी कि जो निम्न वायुदाब होता है तभी तो वर्षा होगी जब टेम्परेचर हाई होगा, और जो वायुदाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये अपने अक्ष से खिसक जाता है, यानी कि ये वहाँ से खिसक जाता है, और ये जो अक्ष होता है मैदानी इलाकों से कहाँ पहुँच जाता है? ये जो हिमालय का क्षेत्र है ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये हिमालय के क्षेत्र में पहुँच जाता है। ठीक है। इसी कारण क्या होगा? यहाँ पर हिमालय में जो बर्फबारी होती है उस समय पर। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक ज़्यादा ज़्यादा हवा जो होती है टेम्परेचर कम होने के कारण जो हवाओं में पानी होता है वो जम जाता है और वो स्नोफॉल या फिर बर्फ के रूप में निकलता है। ठीक है। अब ये अक्ष मैदानी इलाकों से हिमालय के पर्वतीय इलाकों तक स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो अक्ष की उपस्थिति यानी कि जो सूर्य है, अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, अक्ष की उपस्थिति वर्षा सुनिश्चित करती है। यानी कि अगर अक्ष की उपस्थिति है यानी कि जहाँ पर अक्ष होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर वर्षा होती है। जबकि इसकी अनुपस्थिति यानी कि जैसे अगर यहाँ पर उत्तर भारत में सूर्य की किरणें उत्तर भारत में लंबवत पड़ रही हैं तो दक्षिण भारत में इसकी किरणें लंबवत नहीं पड़ रही होंगी, तो जबकि इसकी अनुपस्थिति शुष्कता लाती है तो यहाँ पर वर्षा उस समय पर नहीं हो रही होगी। ठीक है। अब देखो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय कैसे? जो 0 डिग्री विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंधीय, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है? निम्न दाब होता है, और ये इसकी जो तीव्रता और आवृत्ति होती है मानसून वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यानी कि निम्न दाब कितना है, ठीक है, और इसकी आवृत्ति क्या है वही बताएगी कि वर्षा की मात्रा क्या होगी और जो वर्षा होगी वो किस समय पर होगी। ठीक है। यही कारण होता है कि यही वजह होती है कि किसी क्षेत्र में, चाहे वो देश हो या विश्व हो, उसके किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आ जाती है और दूसरा क्षेत्र क्या होता है? सूखे में पड़ा होता है। ठीक है। एक भाग में बाढ़ आ जाती है और दूसरे भाग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सूखा होता है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में तो निम्न वायुदाब है, तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर जो वर्षाएं हो रही हैं वो निम्न वायुदाब है, जिसके कारण जो उच्च वायुदाब की हवा होती है वो वहाँ पर वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से वह अपने अंदर मॉइस्चर या आर्द्रता लेकर जाती है। और जो दूसरा भाग होता है, अगर दूसरे भाग क्या है? उच्च वायुदाब वाला है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, यानी कि मानसून क्या है? निश्चित नहीं होता, उसका आगमन भी निश्चित नहीं होता और उसका वापसी जो होती है वो भी निश्चित नहीं होती। ठीक है।
कहते तो हैं कि जून में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही है कि हम वेट करते रहते हैं कि बारिश होगी बारिश होगी, ठीक है। लेकिन बारिश फिर भी कितनी कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसका जो कारण है, इसका कारण क्या है कि सूर्य के द्वारा जो गर्मी है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं जो पृथ्वी पर किस समय पर कहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो भारत है, भारत में कहाँ पर कितनी ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। देखो हमने देखा जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो कहाँ पर होती है, एक तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, दूसरी अंडमान लक्षद्वीप में और फिर अंडमान निकोबार में, ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो एक तो पश्चिमी घाट में, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में होती है, ठीक है। उसके बाद 200 से 400 सेंटीमीटर का क्षेत्र ये है। आप इसे देखिए, ढूंढिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य आते हैं और एक मैप लेकर उन राज्यों को यहाँ पर लिखिए, ठीक है। मैप में उन राज्यों को आप लोकेट करेंगे, ठीक है। इसे अपने इस मैप को और इस वाले मैप को आप अपने नोटबुक में चिपकाएंगे। जहाँ पर भी ये आप काम करेंगे ना, उसके साथ ये दोनों मैप आपके लगे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य आप लिखेंगे, देखेंगे कौन कौन से राज्य में ज़्यादा बारिश होती है, कौन से में 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और कौन से में 100 से लेकर 200 तक होती है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक है। अब अगर हम इसके प्रश्नोत्तर की बात करें तो देखेंगे कि भारत में जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं क्यों चलती हैं। देखिए मैंने इसका कारण बता ही दिया है कि जो भारत में क्या होता है, जून के महीने में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि सूरज जो होता है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। और वह जब कर्क रेखा की तरफ चल रहा होता है तो उसी तरफ भारत में तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर वहाँ पर लो हो जाता है और पवनें जो होती हैं समुद्र से स्थल की तरफ चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो तापमान है वो कम होता है और वहाँ पर प्रेशर अधिक होता है, और जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। और समुद्र से चलने के कारण समुद्र की जो हवाएं होती हैं उनमें नमी होती है, इसी कारण वो आगे चलती हैं, और जब आगे चलती हैं आर्द्रता लिए होती हैं अपने साथ, तो पवन जो होती है वो पर्वतों पठार से टकराकर वहाँ पर क्या कर देती है, भारत में वर्षा कर देती है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करूँ तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें लिखा है कि मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय किन बातों पर निर्भर करता है। कि जो मानसूनी वर्षा होती है इसका जो मात्रा होती है और समय होता है वो किस बात पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सूर्य की उपस्थिति, जो सूर्य है उसकी उपस्थिति है या नहीं, यानी कि सूर्य की उपस्थिति होगी तो वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप लो हो जाएगा। और लो प्रेशर होने के कारण जो वहाँ पर जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं वो अपने आप लो प्रेशर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगी। दूसरा होता है उच्चावच, यानी कि जो क्षेत्र है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तीसरा है समुद्र तल से दूरी, यानी कि उस जगह की समुद्र तल से दूरी कैसी है। देखिए अगर समुद्र तल से जो हवाएं हैं वो अगर स्थल से ही हवाएं चलेंगी तो वो पानी कहाँ से लेकर जाएंगी, ठीक है। स्थल से हवाएं चलेंगी तो वो उतनी वर्षा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि नदी वगैरह से पानी लाएंगी तो इतना पानी वो एकत्रित अपने अंदर नहीं कर पाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर समुद्र से हवाएं चलेंगी तो वहाँ पर समुद्र में भरपूर मात्रा में पानी होता है, जिसके कारण वो पानी लेकर वर्षा करती हैं, ठीक है। यानी कि समुद्र तल से दूरी स्थल की कितनी है। वहाँ पर पर्वत और पठार की अवरुद्धता है या नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर पर्वत और पठार नहीं होंगे तो जो बादल हैं वो पर्वत और पठार से टकराएंगे नहीं और वर्षा नहीं होगी, यानी कि पर्वत और पठार का होना आवश्यक है। अगर मैं आपको कहूँ कि पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन जो राजस्थान वाला क्षेत्र है फिर भी बहुत हद तक राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? अरावली माउंटेन का होना। देखिए जो अरावली का माउंटेन है वो इस तरह है भारत में, ठीक है। तो क्या होता है, जो पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, जो अरावली पर्वत है उससे समानांतर निकल जाती है। लेकिन अगर अरावली पर्वत भारत में इस तरह से होता तो क्या होता, यहाँ से वर्षाएं टकराती और राजस्थान भी कैसा होता, हरा भरा होता, ठीक है। तो राजस्थान में वर्षा ना होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ जो है अरावली पर्वत क्या है, वो पवनों के समानांतर है, ठीक है। इसीलिए
जो राजस्थान है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद है निम्न दाब क्षेत्र का होना। देखिए सूर्य की उपस्थिति होगी तो दाब जो होगा अपने आप निम्न हो जाएगा। ठीक है, और जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलनी चाहिए, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ चलेंगी तभी तो नमी होगी उनमें। अगर मान लो हवाएं इस तरह चलने लगे, यहाँ पर ऑलरेडी स्थल है, तो हवाएं क्या होंगी, मॉइस्चराइजर अपने साथ नहीं ला पाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया हमारा। अगर क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो इसमें है वर्षा में विराम की मानसूनी परिघटना से आप क्या समझते हैं, यह क्यों होता है? जो वर्षा में विराम हो जाता है, ठीक है, वर्षा में विराम क्यों लग जाता है, क्यों वर्षा नहीं हो पाती, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वर्षा में विराम क्यों लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो देखिए मानसूनी ग्रज जो होता है, जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है उससे खिसकने के कारण मानसून जो होता है निम्न दाब के क्षेत्र से खिसक जाता है और यह मैदानी इलाकों से कहाँ चला जाता है, हिमालय के पर्वतीय इलाकों में स्थानांतरित हो जाता है। और जो जब सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ खिसकने लगता है तो भी क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, जिस कारण भी जो हवाएं होंगी वो समुद्र से स्थल की ओर नहीं बल्कि स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, जिसके कारण यहाँ पर इस कारण भी मानसून का विराम हो जाएगा, यानी कि वर्षा नहीं होगी। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला है 2 सबसे अधिक और 2 सबसे कम वर्षा वाले राज्यों के नाम बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला नाम तो आप आराम से बता दोगे कि जो मेघालय का मानसेर मेघालय है। ठीक है, एक हो गया मेघालय, क्योंकि मेघालय के मानसेराम में क्या है, सर्वाधिक वर्षा पड़ती है जो विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, केरल। आप केरल लगा सकते हो, मुंबई लगा सकते हो, ठीक है, तमिलनाडु लगा सकते हो आप, चेन्नई का क्षेत्र। ठीक है, 2 कोई भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो जो 2 कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, सबसे कम मैंने बता दिया कि राजस्थान है और दूसरा क्या है, लेह। जो लेह है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। ठीक है, लेह जो है वो शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंड तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की बात करूं तो इसमें बताना है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई में मानसून पहुंचने की संभावित तिथि क्या है। तो अब आप मैप पर वापस आ जाइए और देखिए कि जो दिल्ली है इसमें मानसून कब आता है। देखिए दिल्ली की अगर देखें तो ये 15 जून से 1 जुलाई के बीच बीच में दिल्ली में मानसून आ जाता है। और अगर मुंबई की बात करें तो लिखा हुआ है, देखिए अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ये है 1 जुलाई और ये है 15 जून, यानी कि इन्हीं के बीच के अंतराल में दिल्ली में मानसून आता है। और अगर मुंबई की बात करूं तो लिखा हुआ है 15 जून। ठीक है, कोलकाता की बात करूं, कोलकाता में क्या आएगा, 5 जून से 1 मिनट, कोलकाता में ये है 5 जून और ये है 10 जून, यानी कि 5 जून से 10 जून के बीच में आएगा। और चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में 1 जून को ही वर्षा हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 29 वर्कशीट थी। ठीक है, और जिसमें हमने ऋतुओं के बारे में पढ़ा, मानसून के आगमन के बारे में पढ़ा, और जो मानसून की वापसी है उसमें वो हम शायद जो वर्कशीट नंबर 30 होगी उसमें होगा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से एक बार और खुद पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर करिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।